हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलिरिस एकेडमी। दोस्तों, हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम जो करने जा रहे हैं वो 16वां लेक्चर है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पिछले वाले लेक्चर देख लीजिए। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज का जो टॉपिक चल रहा है जो पिछले लेक्चर में था या फिर आज के लेक्चर में जो रहेगा वो रहेगा ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम हमने पिछले वाले लेक्चर में शुरू किया था और उसके बाद में आज मैं पढ़ाऊंगा सेकंड लेक्चर है ऑर्गल डायग्राम के लिए। ठीक है दोस्तों, पूरा अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने जेटीडी से शुरू की थी वहाँ से तो ये 16वां लेक्चर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑर्गल डायग्राम की, अगर आप पढ़ना चाहते हो अलग से तो उसके लिए ये जो ऑर्गल डायग्राम का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कलर थ्योरी के अंदर हम लोगों ने रूल पढ़े, स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़े, लेपर्डे रूल पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने कलर थ्योरी में ट्रांजिशन पे आए। जब ट्रांजिशन को हम लोग समझते हैं ऑर्गल डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। ऑर्गल डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये चीज़ें करने के बाद हम लोग आज उसके बाद में हम लोगों ने D1 ट्रांजिशन समझा, और D1 ट्रांजिशन के बाद में आज हम जो D1 ऑक्टाहेड्रल के लिए इस पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का देखा हमने ऑर्गल डायग्राम। उसके बाद आज हम जो देखने वाले हैं वो D2 के लिए देखने वाले हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है D2। ठीक है, D2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको ऑर्गल डायग्राम के बारे में सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन की, ठीक है, डी ट्रांजिशन की मैं बात करता हूं तो डी ट्रांजिशन के अंदर या तो होल का ट्रांजिशन होगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा या फिर उसका किसका होल का ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन की बात करूं या तो वो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं या तो वो D1 होगा या फिर वो D6 होगा। इसका मतलब जो D1 और D6 होगा उसका जो ऑर्गल डायग्राम है वो सेम रहेगा। ये मैं हाई स्पिन की बात कर रहा हूं। ऑर्गल डायग्राम हमेशा किस में देखे जाते हैं, हाई स्पिन में देखे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो वो या तो D2 रहेगा या वो D7 रहेगा हाई स्पिन में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं होल की बात करता हूं तो होल में भी अगर 1 होल की बात करता हूं तो फिर वो D4 हो जाएगा। ठीक है, हाई स्पिन के अंदर, और D9 हो जाएगा। D9 हाई स्पिन और लो स्पिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद D3 की 2 होल की बात करता हूं तो 2 होल के अंदर वो D3 हो जाएगा या फिर वो D8 हो जाएगा। तो इन ये जो आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है ना, इसको ध्यान में रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गल डायग्राम है उसका जो ट्रांजिशन होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, वो 2 तरह से होता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा या फिर वो होल का ट्रांजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हमेशा 2 ही होगा, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो वो D1 में, और 2 का हो रहा है तो वो फिर आपका D2 में रहेगा। ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का D6 में रहेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का D7 में रहेगा। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब हॉल की बात करेंगे तो D4 एंड D9 सेम रहेगा, और 2 हॉल की बात करेंगे तो D3 एंड D8 की बात करें। यहाँ मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। ये जो बात हो रही है ये दोनों की हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, आपको ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का अलग अलग देता हूँ। वैसे तो ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अगर डी ट्रांजिशन सिमेट्रिकल हो रहा है, मतलब कितने पीक आ रहे हैं, ये मैंने पहले शायद बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 होल है, 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 होल है, 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 होल। 1 इलेक्ट्रॉन में क्या था, D1 था एंड D6 था, हमेशा हाई स्पिन ही समझना। ठीक है, और 1 होल में क्या था, D4 था एंड D9 था। ठीक है,
हाई स्पिन। तो ये था। इसका जो बैंड आएगा, ये जो पीक आएगा ना, वो एक ही बैंड आएगा, ठीक है, एक ही बैंड पीक आएगा, ठीक है, एक ही बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड पीक आएगा, एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड पीक आएगा। जब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, मेरे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड अगर मैं 2 होल की बात करता हूँ, तो इन दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो या 2 होल हो, इन दोनों के लिए क्या है, D2 था और D7 था, ठीक है, D2 एंड D7 हाई स्पीड, D3 एंड D8 हाई स्पिन। तो यहां पर इन दोनों के लिए जो पीक आएगा वो कितना आएगा, 3 पीक आएगा, ठीक है, 3 पीक आएगा। चलो आपको बड़ी बड़ी 2 बातें पता चल गई, ठीक है, बड़ी बड़ी 2 बातें पता। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो मेरे लिए 1 बैंड पीक आएगा। अगर मेरा 2 ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पर मेरा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां मेरा 3 पीक आएगा, ठीक है। और 1 होल का मतलब 1 बैंड पीक और 2 होल का मतलब वहां पर 3 पीक, ठीक है। ये चीज आपको और अब मैं ओवरऑल चीजें बता देता हूं कि दिखता कैसा है, मतलब आपका ऑर्गल डायग्राम ओवरऑल कैसा दिखेगा। उस ओवरऑल डायग्राम को मैं वैसे सबसे लास्ट में एक एक करके, मतलब जैसे पहले D1 को D6 है, D4 है, D9 है, D2 है, D7 है, D8 है। अब सबकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक पढ़ लो, D6 पढ़ लो या D1 पढ़ लो, D4 पढ़ लो या D9 पढ़ लो, D2 पढ़ लो या D7 पढ़ लो, D3 पढ़ लो या D8 पढ़ लो। तो हम लोग एक एक यहाँ से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि आपका ओवरऑल जो ऑर्गल डायग्राम है वो है, देखो 2 तरह से देखा जाएगा, 2 तरह से, ठीक है। 2 तरह से कैसे, एक तो आपका जिसके अंदर जो टर्म है वो D दिखेगा और एक ऐसा ऑर्गल डायग्राम जिसमें टर्म है वो F दिखेगा, ठीक है। D टर्म या फिर F टर्म, ये 2 टर्म दिखेंगे। अगर मैं D टर्म की बात करता हूँ, ऑर्गल डायग्राम जब भी लिखा जाता है तो ये जो दिखाया जाता है, यहाँ एनर्जी को दिखाया जाता है और यहाँ पर लिगेंड की स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखी जाती है, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इस तरफ जाओगे तो दोनों तरफ लिगेंड की फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं D, अगर मेरे पास टर्म है और वो है D, ठीक है, D टर्म है तो D टर्म अगर ये स्प्लिट होता है, ठीक है, D स्प्लिट होता है तो हमें पता है कि ये किस में टूटता है, या तो ये T2G में टूटेगा या फिर ये T2G एंड EG में टूटेगा, T2G एंड EG में टूटेगा, या फिर ये किस में टूटेगा, T2 में और E में, ठीक है। मैं E और EG दूसरा वाला क्यों नहीं, अगर मैं टेट्राहेड्रल है तो यहाँ केवल E आएगा, ठीक है, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो G आएगा। सिमेट्री के कारण G आता है, इसलिए टेट्राहेड्रल के अंदर G नहीं आता है, ऑक्टाहेड्रल में G आता है, ठीक है। और अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, इसका मैं अगर उल्टा लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EG या E, और यहाँ पर T2G या T2, ठीक है। ये चीज हो गई है। अब ये जो पूरा डायग्राम है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये किस किस के लिए, मतलब एक डायग्राम जो D वाला है वो किस किस के लिए, तो मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरफ में अगर मैं दिखा रहा हूं तो वो D1 एंड D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए, D1 एंड D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, ऑक्टा, और D4 एंड D9 टेट्रा के लिए, ठीक है, D4 एंड D9 टेट्रा के लिए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो डायग्राम आपका D1 ऑक्टा का रहेगा वही डायग्राम D9 टेट्रा का रहेगा, जो डायग्राम D6 ऑक्टा का रहेगा वही डायग्राम D4 टेट्रा का रहेगा। D4 टेट्रा, D6 ऑक्टा, D1 ऑक्टा, D9 टेट्रा, ये चारों का जो ऑर्गल डायग्राम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है दोस्तों, वो ये वाला रहेगा, ठीक है। और जब भी ऑक्टा की बात हो तो G लगा देना, और जब भी टेट्रा की बात हो तो G हटा देना। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना, इस G का और बिना G वाले में ध्यान रखना। बिना G वाला वो है जो टेट्रा है और G वाला वो है जो ऑक्टा है, ठीक है। अब इधर मैं बात करता हूं तो वही बात है, सेम ही बात है। यहां पर क्या हो जाएगा, D1 एंड D6 क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा, मतलब D4 एंड
ठीक है, D4 एंड D9 क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम ही रहेगी। ये कब आएगा, जब आपका मतलब जो इस D रहेगा आपका टर्म, अगर आपका टर्म F है, अगर आपका टर्म क्या है, F है, ठीक है, नीचे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। अगर ये रहेगा तो ये अगर स्प्लिट होता है, ठीक है, यहां से अगर ये स्प्लिट रहता है तो यहां पर एक F देखा जाता है और F के ऊपर P भी आता है। क्या करता है, P लिखते क्यों है, क्योंकि यहां पर ये क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है। वो हम लोग आगे एक एक डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एक D को देखा जाता है और एक F को देखा जाता है। ये क्या है, D और F क्या है, ये टर्म है, क्या है, टर्म है, सिंबल, टर्म सिंबल है, ठीक है, ये टर्म सिंबल है। अगर हम माइक्रो स्टेट साथ में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, टर्म सिंबल है। और ये टर्म सिंबल अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर ये चीजें समझ में नहीं आएगी। प्लीज जाके टर्म सिंबल वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और साथ साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर ये मैं F वाले की बात कर रहा हूं, तो F वाला होता है ना, वो टूटता किस किस में है, वो T1G में टूटता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं जब भी G लिख रहा हूं इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल का लिए है, ठीक है। T1G में टूटता है, दूसरा T2G में टूटता है, तीसरा ये किस में टूटता है, A2G में टूटता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस में टूटता है, T1G में टूटता है। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा A2G हो जाएगा, ठीक है, या फिर A2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए, T1 ले जाइए, T1G या T1, और ये ऊपर ही रहेगा T1G, ये P है, P वाला है, और इनके पीछे F लगा सकते हो, या फिर अपने आप ध्यान रखो कि ये नीचे वाला F के लिए, ऊपर वाला T1G P के लिए, ठीक है। ये P टर्म के लिए और नीचे वाला F टर्म के लिए, और ये T2 नीचे आ जाएगा, T2G या फिर T2। अब ये कौन किसके लिए और ये किसके लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टर्म है ये D2 D7 ऑक्टा, D2 D7 ऑक्टा, D3 D8 टेट्रा। अब ये लिख दिया है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, D2 D7 टेट्रा और D3 D8 ऑक्टा। मतलब आपको केवल एक ध्यान रखना है, केवल अगर ये ध्यान रखोगे ना तो उसका मतलब D2 है तो ये D3 होगा, D7 है तो ये D8 होगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आप एक ध्यान रखोगे ना तो आपको सब के सब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या होने वाला। सब एक दूसरे के ऑपोजिट आपको क्या करेंगे, इसका ये है तो इसका उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया, सारे के सारे बता दिया, D1 से लेके D9 तक बता दिया, ठीक है। D5 का है, वहां पर क्या होता है, फॉरबिडन होता है, उसकी इसका जो स्पेक्ट्रा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में देखेंगे इसको। अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है, किसके लिए, ऑर्गल डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको D1 का पढ़ा दिया है, ठीक है, D1 के लिए मैंने पढ़ा दिया। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो D2 के लिए बात करने वाला हूँ, और वो जो D2 के लिए बात है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए, D2 के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ही आपको पढ़ने में यहाँ पर D2 में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैंड है 3 मिलने वाले हैं, और जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, रियल में ये ऐसा होता नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा कर्वेचर आ जाता है, ठीक है। ये ऐसा दिख जाता है, ऐसा हो जाता है, इसमें क्या आ जाता है, कर्वेचर आ जाता है। अब वो कर्वेचर क्यों आता है, कितना आता है, क्या एनर्जी है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, D1 का पढ़ लिया है एंड D9 का पढ़ लिया है, D9 एंड D1 पढ़ लिया है, D1 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल का पढ़ लिया है। तो तुम सोचो कि D1 का मैंने और D9 का, D1 एंड D9 का मैंने क्या पढ़ लिया है, ऑक्टाहेड्रल का पढ़ लिया है, तो ये किसका समान हो गया है, बाकी जो D4 एंड D6 के जैसा है ना उनके समान हो गया, मतलब उनका वो उसके साथ ही हो गया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रख के चलो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, शुरू करता हूँ। तीसरा जो है 2 हो गया, उसके बाद मैं अगर तीसरे की बात करता हूं तो वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा,
ऑफ D2, ठीक है, D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। आप एक करोगे बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले D2 की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, D2 की बात करते हैं। तो D2 को जब आप इसको स्प्लिट, पहले तो इसकी टर्म निकाल दो, पहले इसकी टर्म निकाल दो कि टर्म F आती है वो कैसे आती है, ठीक है। 1 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 1 + 2 1 × 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। और 3 आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 0 1 2 3, मतलब S P D और F। इसका मतलब ये जो आपका टर्म सिंबल है वो किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पिन देख लो, स्पिन क्या हो जाएगी, स्पिन हो जाएगी आपका 1/2 मल्टीप्लाई n क्या होता है आपका स्पिन नंबर कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 होता है। तो 2s + 1 2s, s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो +1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया। और यहाँ पर हमारा जो टर्म है वो क्या हो गया, f हो गया। तो हम लोग टर्म सिंबल लिख सकते हैं, टर्म सिंबल ठीक है। यहां पर टर्म लिख सकते हैं आप, हम लोग टर्म लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं और 3, ठीक है, टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्म हो गया, ये टर्म हो गया अपना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं उसके बाद में हमारा यहाँ पर हमेशा ही मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ध्यान रखिए। जब भी इसको स्प्लिट करें फिर भी हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रखनी है। अगर हम लोग D2 को T2G में, D2 को इसको हम लोग तोड़ते हैं, चाहे वो EG में तोड़ते हैं, T2G में तोड़ते हैं, या फिर T1G में तोड़ते हैं, या फिर A2G में तोड़ते हैं, किसी में भी तोड़ दें, पर हमेशा जो यहाँ पर हमारा जो टर्म का स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहता है वही सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हर जगह रहेगा, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको जब स्प्लिट करवाते हैं, स्प्लिट कैसे, मतलब जैसे हमारे पास, मतलब स्प्लिट का मतलब है कि इसका ट्रांजिशन करवाते हैं। मेरे पास D2 था, D2 को अगर मैं इसको पहले लिगेंड की वजह से यहाँ पर इसका क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, किसमें हो गया, EG में हो गया एंड T2G में हो गया, T2G में हो गया। और T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, EG में कितने होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये खाली है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं अगर लाइट डालता हूं या, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ट्रांजिशन होगा, या ट्रांजिशन होगा, इसमें एक ट्रांजिशन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, EG T2G, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग प्रोबेबिलिटी मतलब कि कहने का मतलब है कि मेरे पास ये T2G था। अब ये T2G क्या होता है, DXY होता है, DZX होता है और DYZ होता है। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीनों में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, एक इसमें हो सकता है, एक इसमें हो सकता है, एक इसमें हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में हो सकते हैं, 2 इन दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में हो सकते हैं, फिर इन दोनों में हो सकते हैं, या फिर इन दोनों में हो सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकते हैं, इससे में प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद जब ये ट्रांजिशन हो जाता है तो उसके बाद EG में जाता है। तो EG में क्या हो जाता है, EG यहाँ पर ये क्या है, DX² Y² और DZ² है। अब ये ट्रांजिशन होने के बाद में ये DX² Y² में जाएगा या DZ² में जाएगा, उस पे भी डिपेंड करता है किस पे जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दोनों में पड़ती है। तो कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर ऑर्बिटल की बात करूं, अगर ये x डायरेक्शन है, ठीक है, और ये z डायरेक्शन है और y डायरेक्शन इस तरफ है,
बीच में इसके वाई डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखो अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाया, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये वाला है डी जेड स्क्वायर। कुल मिला के ये क्या है, ईजी है, ठीक है। ये ईजी का डायग्राम है, ठीक है। अगर मैं ईजी का डायग्राम है, ईजी में ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास पहले क्या है, मेरे पास T2G है। तो अगर मैं T2G बना लेता हूं, मेरे पास T2G में बना लेता हूं, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाने से कम रिपल्सन होता है, कौन सा किस में जाने से ज्यादा रिपल्सन होता है। तो मेरे पास अगर मान लो कि ये X है, ठीक है, और ये मेरे पास Y है, ठीक है। अगर ये X है और Y है, तो इनके बीच में जो ऑर्बिटल है, ठीक है, अब ये जो इनके बीच में है तो वे डी एक्स वाई है। अगर मैं ऊपर की ओर बात करता हूं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, वहां पर डी जेड एक्स भी हो सकता है, डी वाई जेड भी हो सकता है। कुल मिला के ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये एक्सिस के बीच में रहता है, और ये वाला एक्सिस के ऊपर रहता है। यहां तक पता चल गया आपको डायग्राम, ये पहले से ही आपको ध्यान है, मैं एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन किस में है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन T2G में है, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें T2G में है, ठीक है। T2G में या T1G में, इसको T1G बोलते हैं और T2G बोलते हैं। T1G कब बोलेंगे, T2G कब बोलेंगे, ये अभी मैं बताने वाला हूं। कभी कभार इसको T2G बोलते हैं, T1G बोलते हैं, ठीक है। तो T2G कब बोलेंगे, T1G कब बोलेंगे, वो बात करते हैं हम सबसे पहले तो, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, सबसे ज्यादा रिपल्सन वाली कंडीशन में, सबसे ज्यादा रिपल्सन वाली कंडीशन में ट्रांसफर हो रहा है। सबसे ज्यादा रिपल्सन वाली कंडीशन कब होगी, अगर मेरे पास एक्स वाई से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ट्रांसफर हो रहा है। कैसे, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो पहले डी एक्स वाई में है, ठीक है, और वो किस में ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो डी एक्स वाई से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया और एक इसमें बच गया, ठीक है। या फिर ये डी जेड एक्स में है और ये किस में चला गया, डी जेड स्क्वायर में चला गया, या फिर ये डी वाई जेड में है और ये डी जेड स्क्वायर में चला गया। अब ये कैसे समझ में, देखो, तो फिर इन तीनों की कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, T1G कहेंगे। क्या कहेंगे, T1G कहेंगे। और इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, वहां पर T1G3 रहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, T1G कहेंगे। T2G की जगह क्या कहेंगे, इसको T1G कहेंगे। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है। ये रिलेटिवली मोर क्लोज है, ठीक है, मोर क्लोजर, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, हायर एनर्जी है, ठीक है, हायर एनर्जी है, ठीक है। और मैक्सिमम रिपल्सन है, मोर रिपल्सन है, ठीक है, मोर रिपल्सन है। लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल है। मतलब सबसे पहले कहेंगे कि इसमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, हायर एनर्जी है, रिलेटिवली ये ज्यादा पास में है।
अब ये कैसे, इनके बीच में, ठीक है, एंगल इनके बीच में जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का इसके बीच में एंगल है। ये कैसे एंगल, कैसे 45 का, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे पास, मैंने एक्स वाई की बात की, मेरे पास एक ये एक्स वाई वाला डी है, ये एक्स है और ये वाई है, ये वाला डी है। अगर मैं करूं, एक दूसरी मेरे पास बात है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, थीटा कितना है, 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करता, इसके बीच में ये पास पास में है तो रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन क्या है, रिपल्सन ज्यादा है, ठीक है, रिपल्सन ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, कंपैरिजन टू दूसरा। अब ये दूसरे के कंपैरिजन में अब जो अलग अगली कंडीशन आएगी उससे कंपैरिजन में इसमें क्या, रिपल्सन ज्यादा रहेगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब कम एनर्जी वाला कैसे है वो भी बता देता हूं, ठीक है। कम एनर्जी वाला में क्या रहेगा, कम एनर्जी वाला कौन सा रहेगा कि अगर मेरे पास कम एनर्जी वाले को T2G कहेंगे, क्या कहेंगे, T2G कहेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वही रहेगी आपकी। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो dxy में है, ठीक है, dxy में है, लेकिन वो ट्रांसफर किस में हो रहा है, dz में हो रहा है, किस में हो रहा है, dz में हो रहा है। या फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन dzx में है पर वो ट्रांसफर किस में हो रहा है, dx स्क्वायर y स्क्वायर में हो रहा है, ठीक है। या फिर वो मेरा इलेक्ट्रॉन किस में है, dyz में है पर वो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस में हो रहा है, dx स्क्वायर y स्क्वायर में हो रहा है, ठीक है। अब अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसके अंदर एनर्जी कम रहेगी, लोअर एनर्जी रहेगी। अब कैसे रहेगी वो भी बता देता हूं, डायग्राम से मैं बता देता, तब आपको और ज्यादा, मोर स्पेस रहेगा उसके बीच में, जगह ज्यादा रहेगी और लेस रिपल्सन रहेगा, लेस रिपल्सन रहेगा, लेस रिपल्सन। कैसे, अगर मैं बात करूं, मेरे पास डायग्राम है, ये x है और ये y है, अगर ये x है ये y है, ठीक है, तो इनके बीच का ये कौन सा हो गया, dxy हो गया, ये dxy। मुझे एक बताओ, इसके ऊपर यहाँ पर एक, इसके ऊपर यहाँ पर मतलब मैं अभी यहाँ पर इसको कैसे बताऊं, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक सीधा अगर देखा जाए, क्योंकि x और y प्लेन में, x और y प्लेन में है, अगर ऊपर और नीचे देखा जाए तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ऊपर और नीचे देखा जाए तो यहाँ पर क्या निकलेगा, dz स्क्वायर होगा या नहीं होगा। मुझे बताओ कि ऊपर और नीचे देखा जाए तो यहाँ पर ये dz स्क्वायर होगा या, मतलब z एक्सिस होगी या नहीं होगी। ये वाली z एक्सिस है, अगर मैं इसको z एक्सिस लेता हूं तो ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, dz स्क्वायर है, और ये dz स्क्वायर है तो ये एक्स वाई है। अब इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री का है, ना कि 45 का है। तो इनके बीच में अगर थीटा ज्यादा है, एंगल ज्यादा है तो रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है, और रिपल्सन कम है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी भी कम है, एनर्जी भी कम है, और इसको क्या कहेंगे, T2G कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप एक समझ गए होंगे। और इससे पहले मैंने आपको जैसे एक पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में रसेल टर्म बताए थे कि कौन सा किस में स्प्लिट होता है, कौन सा किस में स्प्लिट होता है। ये चीज़ वहाँ पर उस टाइम बता दी थी कि S को हम लोग A1G कहते हैं, P को हम लोग T1G कहते हैं, और D को हम लोग जब तोड़ते हैं तो किस में तोड़ते हैं, EG में तोड़ते हैं एंड T2G में तोड़ते हैं। उसी तरह से F टर्म हम लोग किस में तोड़ते हैं, F टर्म हम लोग A2G में तोड़ते हैं, T1G में तोड़ते हैं और T2G में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को T2G पता चल गया कि क्या है T2G, T1G भी पता चल गया कि क्या है। अब हमें देखना है कि A2G क्या है, ठीक है, क्या है
A2G क्या है? तो हमें अभी तक ये चीज पढ़ा है कि हमने ये देखा है, हमने अभी तक ये देखा है कि मेरे पास अगर D2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर स्प्लिट होता है, मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरे पास है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर T2G में इलेक्ट्रॉन है और EG में जा रहा है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, इसमें ट्रांसफर हो गया। अगर दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो जाता है, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो पीछे कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन पीछे बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी है, ठीक है, वो कम एनर्जी है। ठीक है, यहां पर जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि यहां पर T1G है या T2G। अगर मैं यहां पर T1G की बात करता हूं तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है कंपेरिजन टू T2G के। ठीक है, T1G में क्या है एनर्जी, अगर एनर्जी की बात करता हूं, एनर्जी की बात करता हूं तो T1G में ज्यादा एनर्जी है T2G से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, अगर मेरे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर यहां पर जो कंडीशन बनेगी उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए हैं? ईजी में आ गए। दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर ईजी में जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? A2G कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? A2G कहते हैं। A2G की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हो जाते हैं? यहां नीचे वाले T2G से या T1G से किस में चले जाते हैं? आपका EG में चले जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? A2G कहते हैं। A2G कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? A2G कहेंगे। चलो दोस्तों, यहां से हम लोग अभी आप लोगों को इतनी सारी चीजें कुछ पता चली है कि T1G क्या है, T2G क्या है। F टर्म हम लोगों ने अगर इसको डिवाइड किया तो F टर्म हमारा T1G, T2G, A2G इसमें टूट जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके यहां से ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं। अब ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो ऑर्गल डायग्राम में क्या होगा? ऑर्गल डायग्राम में क्या क्या होता है कि इसका ऑर्गल डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहता है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, इस तरफ इंक्रीज होती है, इस तरफ क्या रहती है? एनर्जी, एनर्जी रहती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? जो टर्म की बात करते हैं हम, वो F3 की करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग टर्म पढ़ रहे थे या टर्म सिंबल पढ़ रहे थे, उस टाइम ये पढ़ रहे थे, जब मैं D2 की बात करता हूं तो D2 की जब मैं बात करता हूं तो टर्म हम लोग जब देखते हैं तो वहां पर वो F3 में, P3 में, उसके बाद में S1 में होता है, उसके बाद में हमारा D1 होता है एंड फिर G1 होता है। ठीक है, तो ये वाले रहते हैं। तो F3 के बाद वाली जो टर्म है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाली जो टर्म है, वो P3 रहती है। क्या रहती है? P3 रहती है। तो F के बाद में यहाँ हमारी जो टर्म है वो P3 रहेगी। क्या रहेगी? P3 रहेगी। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर F वाली टर्म, क्योंकि ये हमारा GST है, ग्राउंड स्टेट टर्म है, ये क्या है? हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेकर स्टडी करेंगे। और ये हमारा जो बैरी सेंटर है, ये हमारा क्या है? बैरी सेंटर है एनर्जी का। ये हमारा बैरी सेंटर है एनर्जी का। अब ये स्प्लिट होगा T2G, T2G जब स्प्लिट होगा तो T1G में। ठीक है, T1G में एंड T1G में एंड T2G में। ठीक है, T1G में एंड, एक सेकेंड,
T2G में। एंड जब बात करते हैं एक और है, वो है A2G। A2G में टूट जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ बना देते हैं। P3 पास में ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, मतलब लिखने में ऐसे ही है, ठीक है। इसको जब बनाएंगे तो ये इसको क्रॉस कर लेता है, ये इसको क्रॉस कर लेता है, ठीक है। और ये क्या है, T1GP है, T1GP वाला है, ये T1GF का है, ये भी T2GF का है, और ये A2GF का है, ठीक है। F मतलब यहाँ F टर्म का है। अब यहाँ पर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा ध्यान रखिए, 3 3 3 3 3 रहेगा, 3 3 3 रहेगा, जो पीछे है वही रहेगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि 3 ट्रांजिशन होंगे। 3 ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ, एक तो यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है T1G से T2G पहला ट्रांजिशन। दूसरा ट्रांजिशन आपको यहाँ दिख रहा है T1G से A2G, T1G से A2G, ठीक है, ये दूसरा ट्रांजिशन। और ये आपका हो जाएगा तीसरा ट्रांजिशन, ठीक है, ये आपका तीसरा ट्रांजिशन, ये आपका तीसरा ट्रांजिशन, ठीक है। 3 ट्रांजिशन हो गए, तो 3 पीक हमें मिलने वाली है। हमें क्या मिलने वाली है, 3 पीक मिलने वाली है, ठीक है। ये किसका है, ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम फॉर D2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, T2 ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर T1G बना दिया, T2G, A2G और T1G। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये कैसे कैसे है। अब हमें क्या करना है, इसकी एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है, एनर्जी। पर उससे पहले हमें एक चीज ये भी समझनी है कि कौन से ट्रांजिशन में कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि T1G ग्राउंड स्टेट टर्म है, T1G सबसे कम एनर्जी वाला है, T1G सबसे कम एनर्जी वाला है। इसका मतलब यहां पर क्या है, T2G के अंदर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर Eg के अंदर कितना है, Eg के अंदर 0 है, ठीक है, Eg के अंदर क्या है, 0 है। अगर मैं A2G की बात करूं, A2G यहाँ पर मैं अगर बात करता हूं तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। अब उसके बाद में अगर मैं P में बात करूं तो P में भी वही रहेगा, T2G 1 रहेगा और Eg 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मेन A2G है। अब A2G वो कंडीशन होगी जिसके अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन हो जाएंगे। इसका मतलब A2G में T2G में 0 रहेंगे और Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, A2G में कितना है और T2G में कितना है और T1G में कितना है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से डेल्टा O निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, CFSE निकाल सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ इन सब के बीच में हमें CFSE निकालनी पड़ेगी। तो किसके बीच में कितनी CFSE है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके बीच में ध्यान रखो कि इसकी कितनी CFSE है, फिर इसके बीच में कितनी CFSE है, फिर इसके बीच में कितनी CFSE है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बीच में कितनी CFSE है, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पर बात करूं T2G में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो T2G में हमारी 0.4 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.8 डेल्टा O हो जाएगा। तो ये CFSE कितना हो गई, माइनस का 0.8 डेल्टा O हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया आपको पता चल गया होगा।
ठीक है। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू है हमारे पास आ गया -0.8 डेल्टा ओ। अब हम लोग T2G के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे? T2G में हमारा कितना है, -0.4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.2 डेल्टा ओ। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 0.2 डेल्टा ओ। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू निकालते हैं A2G वाले का। तो A2G के वाले का कितना है, T2G में तो 0 है, A2G का कितना होता है, प्लस का 0.6 है, 0.6 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.2 डेल्टा ओ। तो ये जो है इसका जो वैल्यू कितना है, 1.2 डेल्टा ओ, 1.2 डेल्टा ओ। ये हमारा CFSE निकल गया, अलग अलग एनर्जी निकल गया, किस किस के बीच में कितना है, ये याद नहीं रखना है। ठीक है, ये याद नहीं रखना, ये तरीका है निकालने का, आप लोग तरीके से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है वो भी निकालो। इन दोनों के बीच में गैप कितना है वो भी देखो, इन दोनों के बीच में गैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना आ रहा है, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल इन दोनों के बीच में गैप देखो। ठीक है, कि T2G की एनर्जी माइनस T1G की एनर्जी, T2G की 0.2। ठीक है, तो इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो इसका जब वैल्यू निकालते हैं 0.2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 0.8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा ओ। तो T1G और T2G के बीच का जो वैल्यू निकल के आता है वो डेल्टा ओ निकल के आता है। ठीक है, कितना निकल के आता है, डेल्टा ओ निकल के आता है। और उसके बाद अगर मैं इस पूरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 1.2 डेल्टा ओ है तो उसमें से 0.2 निकाल देंगे तो टोटल ये कितना हो गया, ये भी डेल्टा ओ हो गया। तो अगर मैं T1G से T2G तक मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा ओ होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा वहां से 2 डेल्टा ओ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर इतना कुछ चीजें पता चली होगी। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी के डिफरेंस का गेट 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग उसको भी ध्यान रखिए। और आता है तो इसके डिफरेंस वाला ही आएगा, आपको मैक्सिमम यही क्वेश्चन आएगा कि किसका किस में ट्रांजिशन हो रहा है, किसका किस में ट्रांजिशन। अब आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड ग्राफ, अब आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड ग्राफ तो ये मिलना चाहिए हमारे पास। जब मैं एक्सपेक्टेड ग्राफ की बात करता हूँ तो हमारे पास जो बैंड वाला जो ग्राफ है वो ऐसे मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे पास वो ग्राफ है वो ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब सबसे पहला जो हमारा पीक है वो किस किस के बीच में होना चाहिए कि T1G F से जो पहला है T2G 3 ठीक है, F के बीच में। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा मेरा T1G F से लेकर के यहाँ पर दूसरा जो मेरा ट्रांजिशन होगा वो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, पहला हो गया मेरा T1G से T2G हो गया, दूसरा मेरा हो गया T1G से A2G। ठीक है, T1G से A2G F के बीच में, और तीसरा जो मेरा ग्राफ हो गया वो T1G F से T1G P के बीच में, T1G F से T1G P के बीच में ट्रांजिशन। अब एक्सपेक्टेड हमारा यहाँ पर ये ग्राफ आना चाहिए, मतलब इतने बैंड आने चाहिए। कितने बैंड आने चाहिए, 3 बैंड आना चाहिए, 3 बैंड आने चाहिए, μ2 एंड μ3। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कई बार कई जगह पर यहाँ पर 3 नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसने इस डायग्राम ने ये तो समझा दिया कि 3 यहाँ पर आने चाहिए और 3 आते नहीं हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आती है, कर्वेचर,
कुछ चीजें यहाँ पर इंक्लूडिंग है, वो क्या है वो अभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि वेनेडियम H2O, यहाँ पर अगर मैं 6-3+ की बात करता हूं तो यहाँ पर जो पीक है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस बैंड है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस बैंड है, एब्जॉर्बेंस पीक है, ठीक है, बैंड है, पीक कितना आ रही है यहाँ पर 2 ही आएगी, 3 नहीं आएगी, 2 ही आएगी, 3 नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्या हो रही है, इसमें हो क्या रहा है, इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि T1G F3 एंड A2G3 और T1G3F से T1G P3, ये दोनों क्या हो जा रहे, ओवरलैपिंग हो जा रहे, ओवरलैप हो जा रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप हो जा रहे हैं। और हम लोगों ने इस ओवरलैप को क्या बोला था, कौन से ओवरलैप को, जिसमें एक CTS होता हो और एक DD होता हो, एक CTS होता हो, एक DD होता हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं CTS और DD की, CTS क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी का गैप देख सकते हैं, T1 से लेकर के अगर मैं A2 तक जा रहा हूं तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए वो किसके पास में आ जाता है, वो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम पहले मैंने बताया था कि अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग, यहाँ पर ये UV ज्यादा एनर्जी की, फिर यहाँ पर ये विजिबल, और फिर यहाँ पर ये IR। DD ट्रांजिशन कहाँ होता है, IR के पास होता है, DD ट्रांजिशन यहाँ पर होता है, और CTS कहाँ पर होता है, UV विजिबल के पास होता है। अगर ज्यादा एनर्जी का कोई ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इंक्लूड हो रहा है। अगर इसमें ये वाला जो पीक है ये ज्यादा एनर्जी का है, अगर ज्यादा एनर्जी का है इसका मतलब ये UV विजिबल के आसपास में हो रहा है, और UV विजिबल के आसपास में मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के साथ में अगर DD ट्रांजिशन हो जाता है तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था ऑब्स्करिंग, ठीक है, ऑब्स्करिंग पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है, ऑब्स्करिंग मतलब होता है कि छोटा वाला DD ट्रांजिशन और बड़ा वाला CTS, ठीक है, ये CTS का ग्राफ आता है और ये DD का ग्राफ आता है। तो DD वाला ग्राफ CTS के ग्राफ के नीचे छिप जाता है, पता ही नहीं चलता है, और CTS का चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बड़ा होता है, या फिर ये क्या हो जाता है, या फिर ये UV विजिबल क्षेत्र में चला जाता है और वहां पर हमें पीक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि UV विजिबल हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती, उस कलर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 2 पीक आती है, 3 पीक नहीं आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, A2G वाली जो पीक है वो गायब हो जाती है, और हमें केवल T1G से T1GP दिखाई देता है, और दूसरा T1G से T2G ही दिखाई देता है वेनेडियम में। बट कई बार यहाँ पर देखने को मिलता है, अब यहाँ पर ये 2 चीज आती है। अगर मैं एक होता है इसी की अगर मैं बात करता हूँ, ये सॉलिड और लिक्विड में अलग अलग होता है, सॉलिड एंड लिक्विड में अलग अलग होता है। एक्वस स्टेट की मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक्वस स्टेट की बात करता हूँ, क्या वेनेडियम 3+ की मैं अगर एक्वस स्टेट की बात करता हूँ D2, ठीक है, एक्वस स्टेट में अगर DD ट्रांजिशन की बात करता हूँ, नंबर ऑफ DD ट्रांजिशन, ठीक है, नंबर ऑफ DD ट्रांजिशन तो 3 हो रहे हैं, चाहे एक्वस स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो। अगर मैं सॉलिड स्टेट की भी बात करता हूं, तो उसमें भी क्या होते हैं, 3 होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ पीक्स की बात करता हूं, तो इसमें 2 ही मिलते हैं, और यहाँ पर सॉलिड में 3 मिलते हैं। और सॉलिड वाले में क्या कहानी है, सॉलिड वाले में क्या होता है कि यहाँ एल्यूमिनियम Al2O3 के साथ में क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है। Al2O3 के साथ में मिक्स क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम भी क्या है यहाँ पर 3+ में है, और वेनेडियम 3+ क्या करता है, इस एल्यूमिनियम 3 को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है, रिप्लेस कर देता है, और उसकी जगह क्या लेता है, वेनेडियम 3+ ले लेता है। इसलिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है, 3 पीक देता है, बट एक्वस स्टेट के अंदर ये 2 पीक देता है। इसके अंदर ऑब्स्करिंग हो जाता है और इसके अंदर नहीं होता है, तो इसके अंदर 3 पीक दिखाई देते हैं, 3 ही ट्रांजिशन है,
बट यहाँ पर एक्वस स्टेट में 2 ही पीक दिखाई देती है। तो दोस्तों आई होप यहाँ से आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। थोड़ी आपको डेप्थ की चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा डेप्थ की चीजें हैं। आप इसको शुरुआत से जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप समझते जाएंगे तो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पर अगर आप शुरुआत से पढ़ते जाएंगे तो। अब यहाँ पर मैं एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा, इसी D2 के अंदर आता है। D2 में क्या होता है, रियल में हम जब इसको डायग्राम को देखते हैं तो वो वैसे होता नहीं है जैसे मैंने अभी जो बताया, वैसे नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहता है और यहाँ पर एनर्जी। जब मैं बात करता हूं, अगर मैं F की बात करता हूं और फिर मैं P की बात करता हूं, तो F और P पास पास में होती है, ठीक है, F और P पास पास में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें अगर सेम सिमेट्री की कोई भी टर्म होती है, सेम सिमेट्री की कोई भी टर्म होती है तो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से आती आती ये ऐसे करो ले लेती है। जानी तो ऐसे चाहिए सीधा सीधा, बट वो यहाँ पर क्या कर रही है, करो ले रही है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। T2G में तो कुछ नहीं होता है, उसमें A2G में हो जाती है। उसमें ये T2G है और ये A2G है। इसमें सबसे ज्यादा कर्वेचर देखने को मिलता है, इसमें सबसे ज्यादा कर्वेचर देखने को मिलता है, इसमें T1G में। T1G P वाले में सबसे ज्यादा, ये T1G F है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कर्वेचर देखने को मिलता है। अब ये देखने को क्यों मिलता है, तो यहाँ पर कुछ चीजें आती है, यहाँ पर कुछ चीजें आती है। यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है, एक आता है क्रॉसिंग या फिर नॉन क्रॉसिंग। एक आता है क्रॉसिंग या फिर नॉन क्रॉसिंग, मतलब ये जो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ये क्रॉस होगा या फिर नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर आता है क्रॉस ओवर पॉइंट, ये जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्रॉस ओवर पॉइंट, ठीक है, क्रॉस ओवर पॉइंट। तीसरी मैं बात कर रहा हूं कर्वेचर करेक्टर की, ठीक है, कर्वेचर करेक्टर की, ठीक है। और चौथी जो मैं बात कर रहा हूं वो है कोरिलेशन ऑफ एनर्जी का, लेसन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसका, किसके कारण, ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है, ड्यू टू कर्वेचर। तो ये चीजें हमें देखनी है। तो उससे पहले एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कोई सेम सिमेट्री की, अगर कोई सेम सिमेट्री की, इफ सेम सिमेट्री, ठीक है, सेम सिमेट्री की कोई टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, टर्म कोई प्रेजेंट है, तो फिर वो क्या होगी, क्रॉस ओवर कभी नहीं होगी, नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब जैसे अभी ये क्रॉस हो रही थी ना एक दूसरे को, पर अगर मैं बात करूं कि सेम टर्म है मेरा, अगर ये भी T1G F है और ये भी T1G F है, ठीक है, तो फिर यहां पर ये दोनों क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, ये, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर भागती जाएगी, ये कभी एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगी। अगर ये डिफरेंट सिमेट्री की है, ठीक है, डिफरेंट सिमेट्री है इसमें, ठीक है, सिमेट्री टर्म है, तो फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है क्रॉस ओवर ईच अदर। अभी हमने देखा वही, जैसे इधर से P आ रहा था और इधर से हमारा A2G जा रहा था, A2G, और इधर से हमारा T1G, P
P आ रहा था और A2G F आ रहा था। तो ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर लेते हैं, और जहां पर क्रॉस ओवर करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर पॉइंट कहते हैं, क्रॉस ओवर पॉइंट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, क्रॉस ओवर पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, उसको क्रॉस ओवर पॉइंट बोल दिया जाएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर इन दोनों स्टेट की या इन दोनों टर्म क्या हो जाती है, सेम एनर्जी हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, सेम एनर्जी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको यहां पर पता चला होगा कुछ चीजें। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा, यहां पिछले वाले में यहां पर मैंने ऐसे कहा कि जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये दूर भागते हैं। अब दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि यहां पर ये सेम सिमेट्री का, ये भी T1G का है। ठीक है, ये भी T1G का है और ये भी T1G का है। तो T1G दोनों में एक दूसरे में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने से एक दूसरे से ये दूर भागता है। अब मुझे बताइए, मैंने एक एनर्जी निकाला था और एनर्जी क्या था, वो एनर्जी इन दोनों के बीच में एनर्जी था। इन दोनों के बीच में एनर्जी कितना था, डेल्टा O था। इन दोनों के बीच में एनर्जी कितना है, डेल्टा O। अब मुझे बताइए, इस कर्वेचर के कारण यहाँ पर X एनर्जी और जुड़ गया, तो टोटल अब यहां से यहां तक एनर्जी कितना हो जाएगा, अब यहां से यहां तक एनर्जी कितना हो गया, डेल्टा O प्लस एक्स हो गया या नहीं हुआ, डेल्टा O प्लस एक्स हुआ या नहीं हुआ। ये जो एनर्जी है यही एनर्जी क्या है, हमारा कर्वेचर के कारण एक क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर ये वाला जो पॉइंट है वो किसके कारण, ये जो हम लोग एक्स एनर्जी मान रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर डेल्टा O के साथ में एक्स एनर्जी जुड़ जा रही है। ठीक है, वो जुड़ जा रही है, वो किसके कारण जुड़ जा रही है, इस कर्वेचर के कारण यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, कुछ एनर्जी ऐड हो जा रही है। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं, अगर मैं ऊपर वाले की बात कर देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा O नेट था, तो साथ में क्या हो जाएगा, एक्स जुड़ जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, एक्स जुड़ जाएगा। तो एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूं, अगर मैं V3 से V1 की बात करूं, V3 से अगर कर्वेचर है और V3 से V1 की बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा O प्लस एक्स, V3 का यही था, माइनस डेल्टा O प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा O आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा O आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिए। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं आया तो और कमेंट करके बताइए हमें कि हमें समझ में नहीं आया, तो ट्राई करेंगे। ठीक है, और बेहतर करने का। और क्वेश्चन ये है कि इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम
किसमें, वेनेडियम में है H2O 6 3+ exhibits 2 absorption band are at 17,800, ठीक है, μ1 एंड सेकंड एट 25,700, ठीक है, V2 सेंटीमीटर इनवर्स। द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ बैंड, ठीक है, द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ दीज बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपका μ1 का है T1G से 3F से T2G F, ठीक है, 3, और फिर μ2 से T1G 3 से F T1G, ठीक है, सॉरी T1G यहाँ पर क्या जाएगा, P, ठीक है, और B हो जाएगा आपका T1G से F T1G P, μ2 हो जाएगा T1G F से, ठीक है, आपका हो जाएगा T2G P, ठीक है, 3, C आपका हो जाएगा A2G 3 से T1G 3, μ2 हो जाएगा आपका A2G 3 से T2G 3, D आपका हो जाएगा A2G μ1, ठीक है, T2G F μ2 A2G से T1G F। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए और ट्राई कीजिए खुद आप। देखो सबसे पहले तो हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि ये D2 है, ठीक है, D2 है तो हमें पता है कि ट्रांजिशन T1G F से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, T1G F से शुरू होता है। तो इसका मतलब T1G F के अलावा जो भी ऑप्शन है शुरुआत में लिखा है वो गलत है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन हमारे पहले एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तीसरा है बी है उसके अंदर T1G F से T1G P ये होता है, सही है। दूसरा है T1G F से T2G P, T2G तो होता है लेकिन वो T2G P नहीं होता है, T2G F होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जाएगा, T1G F से T2G F तक जाएगा। और दूसरा जो आपका ट्रांजिशन होगा T1G F से T1G P का ट्रांजिशन होगा। तो ये 2 आपका ट्रांजिशन होंगे यहाँ पर, क्योंकि किसके कारण, ऑफस्क्रिंग के कारण यहाँ पर 2 DD ट्रांजिशन और CTS के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। वहाँ पर तीसरा जो बैंड है वो नहीं दिखता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। ये बहुत ही शानदार लेक्चर था और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अभी तो हमने D2 किया है, ठीक है, अभी हमारे लेक्चर बच्चे हैं, आगे भी ऑर्गल डायग्राम बच्चे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग पूरा ऑर्गल डायग्राम को समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करता हूँ, अगर आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एग्जाम होता है तो उसके लिए भी ये समझने के लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर था, ठीक है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।